नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। पिछले दिनों पटना के फुलवारी से दो आतंकी कनेक्शन वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने आरएसएस की तुलना पीएफआई से कर दी। उसके बाद से बिहार की जो सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, लेकिन इसके अलावा जो बिहार में एनडीए की सरकार है और उसकी जो मुख्य पार्टियां हैं उनके बीच में भी कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि बीजेपी लगातार पटना एसएसपी की बर्खास्तगी की मांग कर रही है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने साफ तौर पे कह दिया कि हर मांगें पूरी नहीं की जा सकती। जिस प्रकार की खींचतान एनडीए में चल रही है उसको लेकर विपक्ष भी काफ़ी ज़्यादा मजे ले रहा है और वो कह रहा है कि बिहार में ये कैसी सरकार है जिसका आपस में ही सामंजस्य नहीं बैठता है। एक पार्टी पटना एसएसपी को बर्खास्तगी की मांग कर रही है और दूसरी उसे जरा भी भाव नहीं दे रही है। आखिरकार बिहार में चल क्या रहा है? लेकिन अगर बात करें राजनीतिक विश्लेषकों की कि वो इसे किस नज़रिए से देखते हैं, तो उनका मानना है कि पटना एसएसपी ने जो कहा वो संयोग नहीं था, उसके पीछे कोई और भी हो सकता है। हालांकि इसको लेकर केवल एक कयास लगाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि मानवजीत सिंह ढिल्लों ने जो कहा उसके पीछे हो सकता है कि नीतीश कुमार भी हों, क्योंकि पिछले जून के महीने में आरएसएस के मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर में नीतीश कुमार को लेकर जिस प्रकार से आलोचना की गई थी, हो सकता है कि नीतीश कुमार ने उसको लेकर अब बिहार में एक तरह से आरएसएस को जवाब देना भी शुरू कर दिया है। देखिए, नीतीश कुमार और आरएसएस के बीच की जो भिड़ंत है वो कोई नई नहीं है, वो काफ़ी पुरानी है। साल 2004 से यह भिड़ंत लगातार देखने को मिल रही है। अगर कुछ पुराने पन्नों को जब हम पलटते हैं तो काफ़ी कुछ हमें नज़र आता है। 2004 में नीतीश कुमार ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि धर्म बदलने से जाति नहीं बदलती। उन्होंने दलित, मुस्लिम और ईसाइयों के समर्थन में यह बयान दिया था, जिसका आरएसएस ने खुलकर विरोध किया था। उसके बाद सन 2012 में जब जेडीयू और बीजेपी की बिहार में सरकार थी, उस दौरान भी नीतीश कुमार को लेकर आरएसएस ने अपने मुखपत्र पंचजान्य में एक लेख लिखा था और उस लेख की चर्चा उस समय काफ़ी ज़्यादा देश भर में हुई थी, क्योंकि नीतीश कुमार की जमकर आलोचना उस लेख में की गई थी। इसके अलावा भी कई बार मौके आए हैं जब आरएसएस ने नीतीश कुमार का खुलकर विरोध किया है। आपको बता दें कि 2012 में जब आरएसएस ने नीतीश कुमार को लेकर अपने मुखपत्र पांचजन्य में आलोचना की, तब नीतीश कुमार ने जवाब देते हुए इस पर कहा था कि आरएसएस की प्रतिक्रिया का वो जवाब देना जरूरी नहीं समझते। उन्होंने ये भी कहा था कि जो गठजोड़ है वो उनका आरएसएस से नहीं है बल्कि बीजेपी से है और कुछ बुनियादी शर्तों पर है। बुनियादी शर्तों में उन्होंने कहा था कि कॉमन सिविल कोड को लागू नहीं करने और धारा 370 को समाप्त नहीं करने की शर्तें जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन की बुनियादी शर्त है। हालांकि अगर देखा जाए तो धारा 370 तो खत्म हो गया, नीतीश कुमार आज भी बीजेपी के साथ है। इसके अलावा कॉमन सिविल कोड को पूरे देश भर में लागू करने की बात बीजेपी लगातार कहते रही है। हालांकि इसको लेकर उनकी जो पार्टी है नीतीश कुमार की जेडीयू, वो उसका विरोध करती है, लेकिन कब तक करेगी और क्या होगा इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसके अलावा पिछले महीने जून के महीने में जिस प्रकार से आरएसएस के एक और मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में नीतीश कुमार को लेकर जिस प्रकार से बयान दिए गए, उस पर भी काफ़ी हो हल्ला मचा था। नीतीश कुमार को लेकर पिछले महीने ऑर्गेनाइजर ने जो लेख लिखा था उसमें नीतीश कुमार सरकार को सभी मोर्चों पर फेल बता दिया गया था। इसमें साफ साफ कहा गया था कि नीतीश सरकार 17 सालों के अपने शासनकाल में जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी और उसे सही साबित करने के लिए उस लेख में आंकड़ों का एक लंबा चौड़ा अंबार भी लगा दिया गया था। आरएसएस ने साफ तौर पे कहा था कि विकास के हर मोर्चे पर नीतीश कुमार
फेल रहे हैं अपने 17 सालों के शासन काल में। अब जिस प्रकार से आरएसएस नीतीश कुमार को लेकर लगातार बयान दे रहा था, उस पर नीतीश कुमार ने चुप्पी जरूर साधी थी। उनकी पार्टी के नेताओं ने जरूर इसका घोर विरोध किया था, लेकिन नीतीश कुमार जब चुप्पी साधते हैं तो क्या करेंगे आगे, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। और हाल में जिस प्रकार से मानवजीत सिंह ढिल्लों ने आरएसएस की तुलना पीएफआई से की और बिहार की राजनीति में आरएसएस अचानक से चर्चा का विषय बन गया, उसे भी नीतीश कुमार की एक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि लगातार अब आरएसएस को लेकर बयानबाजियां हो रही हैं। विपक्ष के तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो आरएसएस को सांप्रदायिक बता रहे हैं। साथ ही साथ जो सरकार के गठबंधन के हिस्सा हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, वो भी आरएसएस को सांप्रदायिक बताने से जरा भी बाज नहीं आ रहा है। यानी कि बिहार में आरएसएस को कमजोर करने और उन्हें सांप्रदायिक तौर पर दिखाने की एक नई रणनीति की भी शुरुआत मानवजीत सिंह ढिल्लों के बयान के बाद से हो गई है। बीजेपी नेता इस बात को अच्छे से समझते हैं, इसीलिए लगातार एसएसपी के बयान को लेकर उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन जेडीयू के तरफ से जिस प्रकार से साफ साफ बयान दिया गया कि हर मांग पूरी नहीं की जा सकती, ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि बीजेपी सरकार में है या नहीं है। क्योंकि बीजेपी आखिर मांग किससे कर रही है, क्योंकि बीजेपी भी तो सरकार का हिस्सा है। अगर बाहर निकल जाएगी तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन जब जेडीयू खुलेआम ये कहती है कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आरएसएस को लेकर कई लोगों ने कई बार बयान दिए हैं, बीजेपी के नेताओं ने भी बयान दिए हैं, और पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कुछ ऐसा नहीं कहा है कि उन्हें हम बर्खास्त कर दें। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी और जेडीयू की जो रिश्ते हैं वो और कितने दिनों तक चलेंगे, ये गठजोड़ भविष्य में रहेगा भी। क्योंकि नीतीश कुमार लगातार जिस प्रकार से अपने पार्टी के नेताओं से बीजेपी को लेकर बयान दिलवा रहे हैं और बीजेपी के मांगों को इग्नोर कर रहे हैं, उसके बाद ये कहना कि ये गठबंधन लंबा चलेगा थोड़ा ज़्यादा अतिशयोक्ति नज़र आता है। हालांकि क्या कुछ होगा ये कहना तो वह जल्दीबाजी होगी, लेकिन जिस प्रकार से मानवजीत सिंह ढिल्लों को लेकर जेडीयू ने स्टैंड ले लिया है और बीजेपी नेता लगातार बर्खास्ती की मांग कर रहे हैं और उसमें नीतीश कुमार चुप रहे हैं, ऐसे में ये कहना कि बिहार की राजनीति में एक सांप्रदायिक रणनीति के तौर पर नीतीश कुमार ने अपनी चाल चल दी है, सही लगता है। आरएसएस के बयान को लेकर ही 2015 में भी काफ़ी कुछ बवाल मचा था, जब लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ थे। आरक्षण के उस मुद्दे को किस प्रकार से नीतीश कुमार ने पूरे चुनाव में भुनाया था, ये हर किसी को मालूम है। और अब आरएसएस को सांप्रदायिक दिखाने की एक और नई जिस प्रकार से चाल चली जा रही है, शायद ये भी अपने आप में एक रणनीति का हिस्सा जरूर हो सकती है। हो सकता है कि मानवजीत सिंह ढिल्लों ने जो बयान दिया वो संयोग हो, उनके मुंह से जल्दीबाजी में बोलते बोलते निकल गया हो, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मानवजीत सिंह ढिल्लों के सपोर्ट में जिस प्रकार से जेडीयू खड़ी है, उसे देखकर ऐसा भी लगता है कि शायद उनसे ये बयान बुलवाया भी गया हो। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।